नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शकील अहमद खान पर कांग्रेस ने दांव क्यों लगाया है, उन्हें क्यों विधायक दल के नेता बनाया है। आज खास खबर में उस पर चर्चा होगी। फिर चर्चा होगी उपेंद्र कुशवाहा नड्डा और शाह से मुलाकात किए हैं और मुलाकात के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी है या फिर कुछ हाथ लगा है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ में चर्चा होगी राहुल गांधी पर फिर बिहार में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। संघ के एक स्वयंसेवक ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। और इससे इतर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है विपक्षी एकता को लेकर, अरविंद केजरीवाल 12 तारीख को बिहार में आयोजित विपक्षी एकता के कार्यक्रम से दूरी बना सकते हैं, ऐसी खबरें आने लगी हैं। इन सब खबरों पर हम चर्चा करेंगे क्रमवार, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की राजनीति फिलहाल इस वक्त बिहार के नब्ज को टटोल रही है। चलिए, खास कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने विधायक दल के नेता को बदल दिया है। अजीत शर्मा थे, अब शकील अहमद खान होंगे। शकील अहमद खान को बनाए जाने का मतलब है कि तेजस्वी जो आजकल विपक्षी एकता को लेकर कुछ नजरें टेढ़ी कर रहे हैं, पिछली बार कांग्रेस नेताओं से उन्होंने मिलने का समय निर्धारित होने के बावजूद भी नहीं गए थे। कहा यह जा रहा था कि कुछ अंदर खाने में चल रहा है, तेजस्वी कुछ नाराज है। नाराजगी की वजह जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ने हार्ड हिटेड स्टैंड लिया है। और शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाए जाने का मतलब यह है कि शकील अहमद खान लालू परिवार की खुलकर आलोचना करती रहे हैं, तेजस्वी से की भी आलोचना करते रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के एक ऐसे सिपाही के रूप में उनकी पहचान है जो एक बौद्धिक पृष्ठभूमि से तो आते ही आते हैं, अल्पसंख्यकों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। और ये माना जा रहा है कि इस नियुक्ति के पीछे कन्हैया का बड़ा हाथ है। कन्हैया बिहार की राजनीति से भले तेजस्वी चाहते हो कि कन्हैया दूर रहे, लेकिन कन्हैया जैसे जैसे कांग्रेस में मजबूत हो रहा है, वो बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कैसे हो, इसको लेकर बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। और शकील अहमद खान के बनने का मतलब यह है कि अल्पसंख्यक वोट को लेकर जो आरजेडी दावा करती रहती है, या यूं कहें तो अल्पसंख्यक वोट के वजह से ही बिहार की राजनीति में वो अभी तक बने हुए हैं। लेकिन मोदी के आने के बाद जिस तरीके की बेरुखी क्षेत्रीय दल की रही है, वो बेरुखी कमोबेश आरजेडी की भी रही है। खास करके जब कोई कॉमनल इश्यूज पे बातचीत होती है तो शकील अहमद खान के एक अलग इमेज है। वो मुद्दों आधारित राजनीति करती है और मुद्दों आधारित राजनीति में वो जमकर अपनी बात भी रखते हैं। एनआरसी के खिलाफ कन्हैया के साथ पूरे बिहार में यात्रा पर ये निकला था, पूरे बिहार में यात्रा किए थे वो, जिसको लेकर थोड़ी कन्फ्लिक्ट भी हुई थी आरजेडी और कांग्रेस की। और उसी का नतीजा कन्हैया को भुगतना पड़ा था कि भाई गठबंधन के बावजूद भी आरजेडी बेगूसराय सीट उसके कन्हैया के लिए नहीं छोड़ा था। लेकिन कांग्रेस का ये रुख स्पष्ट साफ है कि अब बिहार जैसे राज्यों में भी कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। क्षेत्रीय दल से गठबंधन जरूर होगा, लेकिन अपनी शर्तों पर होगा, ये साफ संकेत दे दिया है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर तेजस्वी का रुख रहा है, दो सीटों में, जबकि एक सीट कुशेश्वर स्थान कांग्रेस का हुआ करता था, वो सीट उन्होंने नहीं दिया, तो कांग्रेस दोनों जगह अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और आरजेडी के दोनों जगह हार हो गई थी। काफ़ी तल्खी रिश्ता हो गया था। और इन रिश्तों के बीच वो कांग्रेस के साथ या स्थानीय कांग्रेस यूनिट के साथ उनका व्यवहार भी कई बार झलका कि वो कांग्रेस को पसंद नहीं करती या कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। और राहुल गांधी से निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद भी तेजस्वी का नहीं जाना, उस दिन से ही लग गया था कि बिहार में कुछ न कुछ चल रहा है। और जो 2019 में हुआ, जिस तरीके से आरजेडी ने बिहार में बीजेपी को कह सकते हैं कि खुली छूट दे दी, मतलब ओपन फील्ड दे दिया कि आप जैसे भी बैटिंग करना है आप बैटिंग कीजिए, तो इस बार कांग्रेस पूरी तरह से सचेष्ट है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर हुई बिहार में, तो फिर अपने अंदाज से चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस आज इस अपॉइंटमेंट के बाद संदेश दे दिया है अपने साथियों को। साथ ही उन्होंने इस अपॉइंटमेंट के सहारे ये भी संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में बिहार प्रदेश कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं को जगह नहीं मिलेगी जो आरजेडी के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट है, कांग्रेस के प्रति थोड़ा कम। ऐसे में आने वाले समय में अखिलेश सिंह का भी पर कतर दिया जाए
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश सिंह पर अक्सर ये आरोप लगता है कि ये लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की लाचारी की। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़कर तो आ गए, लेकिन बीजेपी में उनका क्या स्थान होगा या फिर एनडीए में क्या स्थान होगा वो अभी तक तय नहीं हो पाया। ये तीसरी बार उनकी दिल्ली दरबार में पेशी है। इस बार भी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इन मुलाकात के बाद भी कोई ठोस आश्वासन उन्हें मिला होगा ऐसा लग नहीं रहा है। वैसे कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव का टिकट चाहते हैं और इसकी एक सूची लेकर वो घूम रहे हैं दिल्ली दरबार में, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नड्डा ने भी हाथ खड़े कर दिए और अमित शाह ने कहा कि इस इशू पे अभी बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार भ्रमण कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? जिला में जो जिला अध्यक्ष बना रहे हैं उसका मतलब क्या है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी यह खतरा महसूस होने लगा है कि जिस तरीके से आरसीपी को बिठा दिया गया है, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई एनडीए की बैठक भी, बीजेपी की बैठक में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। गांव में बैठकर वो मोदी जी का प्रवचन सुन रहे हैं। 2-4 आदमी आकर बैठ जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। तस्वीर भी हम एक बार दिखाए थे। उपेंद्र कुशवाहा की भी स्थिति यही है। नीतीश कुमार के साथ आए तो पूरे बिहार घूमे, नीतीश कुमार से हटे फिर पूरे बिहार घूमे, जो कुछ भी मिला होगा वो भी खर्च हो गया। अब फिर करें तो वो करें क्यों? क्योंकि अगर सक्रियता घटी तो फिर दावेदारी घटी, और ये 5-6 पूरे 1 साल सक्रियता बनी रहे, इसके लिए जो प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, और लगे कि हाँ एनडीए में उनकी भूमिका है वो भी उनको चाहिए। वो इन सारी चीज़ों में कुछ ऐसी बात उन्हें दिख नहीं रहा है अभी कि वो आगे बढ़ सके। निराशा का भाव है कि अब करें तो करें क्या? कितना दिन घूमेंगे अपना तेल जलाकर? कितना दिन घूमेंगे अपना तेल जलाकर? राजनीतिक मजबूरी भी तो है। अगर 3-4 सीट देने का आश्वासन अगर अभी मिल जाए तो फिर बाकी सीटों पर कुछ बात बन सकती है, उम्मीदवार आ सकते हैं सामने, उनके खर्च से पार्टी चल सकती है, जो परंपरा रही है। क्षेत्रीय दल इसी तरीके से चलता है, लेकिन वो भी ग्रीन झंडी नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का? बड़ा सवाल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस गाजे बाजे के साथ नीतीश को छोड़कर बीजेपी के पास गए थे, अब शुरुआती दिनों में भले उनको लगा कि नहीं हमें सम्मान मिल रहा है, लेकिन अब तो वो स्थिति नहीं दिख रहा है। अब ना बीजेपी के भी कोई स्टेट लेवल के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। पहले ही वहाँ सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी जिस एरोगेंसी से राजनीति कर रहे हैं उनको उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत क्या है? या फिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अगर थोड़ी बढ़ी तो सम्राट चौधरी को अपना खतरा महसूस होने लगा। तो बिहार में 2 कुशवाहा कैसे राजनीति करेंगे? समस्या यही है, और अमित शाह यही चाहते हैं कि दोनों कुशवाहा आपस में इसी तरीके से उलझते रहे, हमारा काम बनता रहे, बिना आश्वासन का, बिना कुछ किए हुए। हाँ, सुरक्षा गार्ड जरूर दे दिए। जैसे बंगाल में जब टीएमसी से जो लोग अलग होते थे, भारत सरकार का सुरक्षा व्यवस्था उन्हें घेरे में ले लेता था, ठीक बिहार में भी आजकल यही चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा व्यवस्था मिल गया है। जहाँ कहीं भी जाते हैं 3-4-5 गाड़ी साथ में चलती है तो लगता है कि हाँ कोई भारी भरकम नेता है, लेकिन और बाकी चीज़ें जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो निराशा का भाव है, दिल्ली आकर बार बार नेताओं के साथ मिलना, फोटो खिंचाना और शेयर करना, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जिस सोच के साथ वो बीजेपी में गए थे, चिराग की तरह उनको भी कहना नहीं पड़ जाए कि हमारे पीछे बड़े से बड़े लोग लगे हुए हैं कि इनकी राजनीतिक हत्या हो जाए। अब हम तीसरी खबर पर बात करते हैं। राहुल गांधी पर बिहार में फिर से एक परिवार पत्र दायर हुआ है मुजफ्फरपुर न्यायालय में। परिवार पत्र दायर करने वाले एक संघ के स्वयंसेवक हैं। वो कहते हैं कि संघ के स्वयंसेवक, और उनका आरोप है कि उन्होंने संघ की तुलना एक मिस्र के आतंकी संगठन से किया है, जिससे हम बहुत ही आहत महसूस कर रहे हैं, और इस मामले में उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हालांकि आज सुनवाई में कोई बात आगे बढ़ी नहीं। हाँ, तिथि निर्धारित कर दिया गया है कि फिर से नई तिथि 6 जून को तिथि निर्धारित कर दी गई है कि 6 जून को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि विदेश में कही गई बातों पर अगर देश में केस होने लगे और इस तरीके के बयान को लेकर केस होने लगे, तब तो फिर कोई बचेगा क्या? इस तरीके के से अगर केस होना शुरू करता, जरा सुनिए राहुल गांधी विदेश में कहे क्या थे और उसकी वजह से मुजफ्फरपुर के संघ के कार्यकर्ता क्यों आहत महसूस करें, जरा ये भी सुन। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. अब हम चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल 12 तारीख को जो विपक्षी दल की बैठक है पटना में, उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। और अब खबर ये आ रही है कि 11 तारीख को दिल्ली में अपने पार्टी यूनिट की बैठक बुलाई है, मतलब रामलीला मैदान में बड़ा रैली बुलाने की घोषणा की है, वो अध्यादेश के खिलाफ। तो अब संकेत ये आने लगे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस मिलने से इनकार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में केजरीवाल अब पटना जाने का जो उनका कार्यक्रम बनने की स्थिति पैदा ले रही थी, उससे पहले ही 11 तारीख की घोषणा कर उन्होंने हमें लगता है कि संकेत दे दिया कि 12 तारीख को हम नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे उनका रैली 11 तारीख को है और राहुल 8 तारीख को यहाँ पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़ता रहे और बीच का रास्ता निकले कि कांग्रेस कैसे अध्यादेश के खिलाफ जिस मुहिम को लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे हैं, उनका समर्थन करे। वैसे हेमंत सोरेन ने भी महागठबंधन में रहते हुए भी समर्थन किया है, शरद पवार ने भी किया है, स्टालिन ने भी किया है, उद्धव ठाकरे ने भी किया है। मतलब विपक्ष के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। नीतीश और तेजस्वी पहले ही समर्थन कर चुके हैं, ममता बनर्जी समर्थन कर चुकी हैं, तमाम जो ऐसे नेता हैं उन्होंने समर्थन किया है कि भाई ये बहुत गलत हुआ है और ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी पर हमला है। लेकिन कांग्रेस का अभी तक उस तरीके से खुलकर सहयोग नहीं मिला है केजरीवाल को, और केजरीवाल कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो वो मिलना चाहते हैं उसमें उसकी सहमति बन जाए और कांग्रेस उनसे मिले। हालांकि पंजाब और दिल्ली यूनिट पूरी तौर पे इस तरह के किसी भी समझौते को खारिज कर दिया है और कहा है कि इनसे दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इन्होंने जो कांग्रेस के बारे में इमेज बनाने की कोशिश की है, इसके वो माफ़ी मांगे तो फिर हम इनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ केजरीवाल का एक चेहरा दिख रहा है आपको। केजरीवाल अभी भी डबल गेम खेल रहे हैं और कांग्रेस ये समझ रहा है। कांग्रेस ये समझ रहा है कि केजरीवाल का रिश्ता अभी भी मोदी से बने हुआ है। सिसोदिया जेल गए ही हैं, एक और मंत्री उनका जेल में है ही। शराब घोटाले में जितने एविडेंस उन्होंने कलेक्ट कर रखा है, केजरीवाल को जब चाहे वो नाप देगा। लेकिन केजरीवाल को इस वजह से बाहर अभी तक छोड़ा हुआ है कि विपक्षी एकता को लेकर जो बातें चली आ रही हैं उसमें केजरीवाल का कहाँ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि 1-to-1 उम्मीदवारी को लेकर केजरीवाल का नज़रिया अलग है। वो कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं और अध्यादेश आया है तो उनका मन बदला हुआ जरूर लग रहा है। लेकिन ये जो मन बदला दिख रहा है वो भी तो कहीं रणनीति का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस यही सोचकर उनसे दूरी बना रखी है। अब देखिए नीतीश से बातचीत कर रहे हैं और नीतीश इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस से लगातार संपर्क में है। आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि 12 तारीख की रैली को लेकर जो स्थिति बन रही है, क्योंकि 11 को उन्होंने यही रैली बुला ली है, तो 12 की बैठक में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर एक संशय की स्थिति जरूर उत्पन्न हो।